गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को काफी हद तक हम जान चुके थे ना। जैसे चलो स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले टर्म पर आइसोटोनिक सीखा था। मान लो मैं एक सॉल्यूशन ले लेता हूँ इस तरीके का एक बार। ये एक सॉल्यूशन ले लिया मैंने। इस सॉल्यूशन को मैंने ए बोला है। थोड़ा सा आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूं। इस सॉल्यूशन को मैंने ए बोला है, सॉल्यूशन ए, ठीक है। और एक सॉल्यूशन और है जिसको मैंने बोला है सॉल्यूशन बी। दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन बी है। सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी। अगर सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन बी के बराबर आ जाए तो एट सेम टेम्परेचर है ना, एट अ सेम टेम्परेचर, जब दोनों सॉल्यूशन किस पर हो, एट अ सेम टेम्परेचर। जनरली दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे होंगे, है ना। बहुत ध्यान से सुनो। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आ जाए, पाई ए बराबर पाई बी, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी, ऐसे सॉल्यूशंस को मैं दूसरे मार्कर से बनाता हूं। ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोला जाता है। सच सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक। समझ में आया? सच सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक की कहानी तो ये हो गई। मैंने बोला था आइसोटोनिक में न्यूमेरिकल इससे सॉल्व नहीं किए जाते हैं। क्यों बच्चों बोलो? आइसोटोनिक में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं? पाई ए बराबर क्या हो जाएगा, सी ए आर टी। पाई बी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी आर टी। टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, टेम्परेचर सेम है, आर सेम। तो सी ए बराबर आ जाएगा सी बी की। जब कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन का बराबर होगा और दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे होंगे तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होंगे। तो सी ए बराबर आ गया सी बी। सी ए बराबर सी बी आ गया तो आप इसे लिख सकते हैं एन ए अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू एन बी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, क्योंकि जो क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऑलवेज 100 ml होता है। तो जब भी आप आइसोटोनिक के न्यूमेरिकल करेंगे, आज मैं कराऊंगा, तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी फॉर्मूला लगाएंगे। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? जब भी आइसोटोनिक के न्यूमेरिकल करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। न्यूमेरिकल में आइसोटोनिक का क्वेश्चन कभी भी आएगा, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चन जब भी आएंगे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ गए? तो जब दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। जब दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोलते हैं। और आइसोटोनिक का न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि इस पोर्शन को पढ़ाने में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रफ कर दूं इतना, आप जरा सुन लो, है ना। नोट कर लिया? पहले भी जानते हो इतना सब, पहले से भी जानते हो इतना सब। अब जरा मेरी बात सुनना। अगर मैं इन दो सॉल्यूशन को ले लूं, ए और बी को, है ना, एक सॉल्यूशन ए ले लूं, एक सॉल्यूशन बी ले लूं, है ना। ले लिए दोनों सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। अगर मैं सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी ले लूं और सॉल्यूशन ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सॉल्यूशन बी से अगर ज्यादा हो जाए, सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन बी से ज्यादा हो जाए, तो जब सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन बी से ज्यादा होगा तो उस केस में सॉल्यूशन ए कहलाएगा हाइपरटोनिक और उस केस में सॉल्यूशन बी कहलाएगा हाइपोटोनिक। उस केस में सॉल्यूशन ए कहलाएगा हाइपरटोनिक और उस केस में सॉल्यूशन बी कहलाएगा हाइपोटोनिक। मैंने कल आपको ये चीज सिखाई भी थी, क्यों? ये केस मैंने सिखाया भी था, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक। याद करो, मैंने कल आपको बताया था,
कल मैंने आपको जो बताया था वही बताया था कि अगर मैं आरबीसी को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख देता हूं जिसका कंसंट्रेशन, आरबीसी को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख देता हूं, आरबीसी का कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है? 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl है ना। और इस आरबीसी को मैंने ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया है जिसमें आरबीसी का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से ज्यादा है, आरबीसी का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से ज्यादा है, तो उस केस में सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया। इस केस में आपकी जो सेल है वो स्वेल कर जाएंगी, स्वेल अप कर जाएंगी और इवन बर्स्ट भी हो जाएंगी। सही है, आरबीसी का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से ज्यादा है, तो इस केस में जो सॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में जो सॉल्यूशन है वो हमारा हाइपोटोनिक होगा क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कम है ना। और अगर मैं रेड ब्लड सेल्स जिनका कंसंट्रेशन कितना होता है 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl होता है, उनको अगर मैं एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दूं जिसका कंसंट्रेशन इनसे ज्यादा है, तो उस केस में ये सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक। उस केस में ये सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक। उस केस में जो सेल हैं वो हमारी श्रिंक कर जाएंगी। उस केस में हमारी सेल क्या कर जाएंगी? श्रिंक कर जाएंगी। बोलो, नोट करो, नोट कर लो प्यारे बच्चों, नोट जल्दी से। अब मैं आपको बताता हूँ आगे। यहां तक हो गया? जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आरबीसी से ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आरबीसी से कम होगा तो हाइपोटोनिक, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर आरबीसी के कंसंट्रेशन के बराबर होगा तो उस केस में आइसोटोनिक। तो इतना ही जानना जरूरी है। अब जरा मुझे एक चीज बताना, अब जरा एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अच्छा ये बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 2 बार आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड 2018 3 टाइम्स या 2 टाइम्स आ चुका है। Qualitative property are experimentally measured and its purpose is to calculate the molar mass of solute. Colligative property are experimentally measured and its purpose is to calculate the molar mass of the solute. मैं आपको बता दूं, osmotic pressure is the best colligative property to measure the molar mass of polymer, प्रोटीन भी पॉलीमर है अमीनो एसिड का। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट मेथड टू बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू मेजर द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर, प्रोटीन, जीन फ्रेगमेंट। ये जीन फ्रेगमेंट क्या है? बायोमोलिक्यूल है ना, एक्सेट्रा। पॉलीमर का मतलब होता है बहुत बड़े मॉलिक्यूल, लार्ज जायंट मॉलिक्यूल जिनका मोलर मास बहुत ज्यादा होता है। सही है। एक चीज और बता दूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी होती हैं वो सब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एमबी का मतलब समझते हैं ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी होती है वो सब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये वाला क्वेश्चन आपको 100% तैयार करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? किन के मोलर मासेस को मेजर करने के लिए? पॉलीमर
जीन फ्रेगमेंट, प्रोटीन, इनके मोलर मासेस को मेजर करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन मेथड से, या वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मेथड से हम इनको कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम इनको कैलकुलेट नहीं करते हैं। इनका मोलर मास जो है पॉलीमर का, प्रोटीन का, जीन फ्रेगमेंट का, इनका मोलर मास हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से कैलकुलेट नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ। रीजन नंबर 1, और रीजन नंबर 1 ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इज कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। रीजन नंबर 1, ऑस्मोटिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। सुनना बहुत ध्यान से, ऑस्मोटिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। सही, ऑस्मोटिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड एट रूम। इन सबके मोलर मासेस बहुत ज्यादा होते हैं, इन सभी के मोलर मासेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कैलकुलेटेड एट हाई टेम्परेचर, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर लो होता है, इज कैलकुलेटेड एट लो टेम्परेचर। तो आप ये समझो कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हम उसे रूम टेम्परेचर पे निकालते हैं, जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कैलकुलेटेड एट हाई और लो टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पर ये बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, हाई टेम्परेचर पर ये बायोमोलिक्यूल्स, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर ये बायोमोलिक्यूल्स जिसमें प्रोटीन अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट मेथड है टू कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ पॉलीमर, प्रोटीन एंड जीन फ्रेगमेंट। क्यों? ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हाई टेम्परेचर पे। भाई टेम्परेचर ज्यादा करते तभी एलिवेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही तो जाना पड़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ता है। तो उन हाई और लो टेम्परेचर पे बायोमोलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं। इस चक्कर में ऑस्मोटिक प्रेशर एक बेहतर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, किसके कंपैरिजन में? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नोट कर लो जल्दी से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कंपैरिजन में बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला पोर्शन हो गया, पहला रीजन। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 1 रफ कर दूं। रीजन नंबर 1 क्वेश्चन लिखे रहने देता हूं, रीजन नंबर 1 रफ कर देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा इधर सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर में, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज्यादा होता है, मैग्नीट्यूड इज हाई even for dilute solution, magnitude is high even for very dilute solution। बहुत ही ज्यादा dilute solution के लिए भी ऑस्मोटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड इतना हाई होता है जिसे हम इजीली मेजर कर सकते हैं। बट हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के मैग्नीट्यूड को इतनी आसानी से मेजर नहीं कर सकते डाइल्यूट सॉल्यूशन में। अगर हम उनको मेजर करने की तो उनमें एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इवन फॉर दीज हाई मोलर मासेस कंपाउंड, इन हाई मोलर मासेस मॉलिक्यूल के लिए भी इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है जिसे हम प्रैक्टिकली बड़ी आराम से मेजर कर लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड इतना हाई होता है इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसे हम इजीली मेजर कर लेते हैं। दिस इज रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 2। अच्छा, थर्ड रीजन क्या है? इन ऑस्मोटिक प्रेशर मोलैरिटी इज यूज्ड, और लैब मेथड पर एक्सपेरिमेंटली मोलैरिटी कैलकुलेट करना किसी सॉल्यूशन की ज्यादा आसान होती है, किसके कंपैरिजन में? मोलैरिटी की। ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी यूज होती है, तो लैब में ऐसा सॉल्यूशन, मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन बनाना आसान होता है इवन मोलैरिटी के कंपैरिजन में। जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या यूज होती है? मोलैरिटी इज यूज्ड, मोलैरिटी इज
अरे भैया लैब में कौन सी चीज बनाना आसान होती है? बोलो, लैब में कौन सी चीज बनाना आसान होती है? मोलैरिटी बनाना आसान होती है कि मोलैरिटी बनाना आसान होती है? मोलैरिटी बनाना आसान होता है। किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी बनाना आसान होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? मैक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जिनका मोलर मास बहुत ज्यादा होता है, जैसे पॉलीमर हो गया, प्रोटीन हो गया, जीन फ्रेगमेंट हो गया। उसका पहला रीजन ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है, जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही हाई और बहुत लो टेम्परेचर पे कैलकुलेट किए जाते हैं, जिस पर बायोमोलिक्यूल अनस्टेबल हो जाते हैं। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर की मैग्नीट्यूड इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन में इतना हाई होता है जिसे हम इजीली मेजर कर सकते हैं, जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू बहुत बहुत कम आती है। ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी यूज होती है, जो कि लैब मेथड पर लैब में ऐसा सॉल्यूशन मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन बनाना आसान होता है, जबकि मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन बनाना डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिकली लेवल पर, है ना। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रफ कर दो, नोट कर लिया। रीजन 2 रीजन 3, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, टू मेजर द मोलर मास ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। बात समझो ना, टू मेजर द मोलर मास ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मोलर मास बहुत ज्यादा होता है ना। चलो यहां तक की पूरी बात समझ में आ गई, यहां की पूरी बात समझ में आ गई, आगे चले। चलो एक क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। आपको मैं बता दूं, इस एक कंसेप्ट सिखा दूं पहले। इस आयन को कहते हैं फेरोसाइनाइड आयन। कौन सा आयन, कौन सा आयन कहते हैं? फेरोसाइनाइड आयन, है ना। इसके अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2। और अगर ये फेरोसाइनाइड आयन की रिएक्शन हम Fe+3 से करा दें, ठीक है, तो ये हमें देता है कंपाउंड जिसको कहते हैं प्रूशियन ब्लू, Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, फेरी फेरोसाइनाइड कहते हैं इसे, फेरी फेरोसाइनाइड कहते हैं, नाम याद कर लो, फेरी फेरोसाइनाइड। ठीक है, इस वाले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, इस वाले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। मैंने इसको सिखाया था 32 दांत तोड़ देने, ट्राइसेप 32, है ना। इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू। ठीक है, आप बोलेंगे ये यहाँ क्यों बता रहे हो, अभी तो आप ऑस्मोसिस पढ़ा रहे हो, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आईआईटी का। ठीक है, ये रही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 0.1 मोलर फेरोसाइनाइड आयन है, K4 FeCN का होल 6। एक सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन बेटा, एक्वस मतलब पानी सॉल्वेंट है। किसका सॉल्यूशन है? 0.1 मोलर फेरोसाइनाइड आयन का, और ये चीज क्या है? SPN। और यहां पर जो सॉल्यूशन है, यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझदारी से करेंगे तो समझ में आएगा। इस सॉल्यूशन को X मान लिया, इसको Y मान लिया। ये सॉल्यूशन है फेरिक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट कौन है? फेरिक क्लोराइड। इसमें सॉल्यूट कौन है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, अच्छा इससे कौन सा आयन मिलेगा? इससे आयन मिलेगा Fe+3। इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01 मोलर। ठीक है, इससे कौन सा आयन मिलेगा? इससे आयन मिलेगा FeCN का होल 6 4-। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लू कलर कहां बनेगा? अगर ये दोनों यहां से, अगर Fe+3 यहां आ गया तो ब्लू कलर कहां बनेगा? अब जरा बच्चों ये बताओ, इसका ये वाला कंसेंट ये 0.1 मोलर है और ये इसका कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, सही है, 0.01 मोलर है। तो मुझे ये बताओ ब्लू कलर का बनता है जब फेरोसाइनाइड आयन Fe+3 के कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या बनाएगा? प्रूशियन ब्लू बनाएगा। तो बताओ Fe+3 यहां मूव करेगा या ये यहां मूव करेगा? तो ब्लू कलर X वाली साइड पे आएगा कि Y वाली साइड पर आएगा? आप बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करता है ना,
ये रहा डाइल्यूट, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करेगा। तो वो मोस्ट ऑफ द बच्चे ये बोलते हैं कि ब्लू कलर जो आएगा वो एक्स के डायरेक्शन में आएगा। आंसर बता दो, ब्लू कलर नहीं आएगा। अब बताओ ब्लू कलर क्यों नहीं आएगा? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट फ्लो करता है, सॉल्यूट फ्लो नहीं करता। और यहां जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, यहां से यहां जो फ्लो करेगा वो वाटर करेगा, वाटर फ्लो करेगा, Fe+3 फ्लो नहीं करेगा, वो तो सॉल्यूट है। मैंने क्या बोला था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ब्लू कलर नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? सॉल्यूट तो फ्लो करता है यार, सॉल्यूट तो फ्लो करता है। अरे Fe+3 यहां तो आएगा इसकी साइड, फेरोसाइनाइडाइन के, या फिर फेरोसाइनाइडाइन Fe+3 की साइड पे नहीं जाएगा। कौन फ्लो करता है? सिर्फ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट दोनों ही सॉल्यूशन में कौन है? वाटर। तो ब्लू कलर आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं। अरे भाई ब्लू कलर कब आता है? जब यहां से Fe+3 यहां आ जाएगा, और Fe+3 इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, और सॉल्यूट यहां से यहां नहीं आ सकता। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये लो कंसंट्रेशन पे या हाई कंसंट्रेशन पे FeCl3 इस तरफ मूव करने लगेगा, इस साइड बनेगा ब्लू कलर। मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर होता है कि सर एक्स के डायरेक्शन में ब्लू कलर आएगा, बट आंसर है एक्स के डायरेक्शन में ब्लू कलर नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, सॉल्यूट नहीं करते, इसीलिए ब्लू कलर एक्स के डायरेक्शन में नहीं आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फेरिफेरोसाइनाइड कहते हैं, प्रूशियन ब्लू कहते हैं। अच्छा FeCl3 आपको कौन सा आयन देता है? FeCl3 आपको Fe+3 देता है। तो आप सोचो ये Fe+3 लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि इस केस में Fe+3 सॉल्यूट है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को फ्लो होने देता है, सॉल्यूट को थ्रू होने देता है, इसीलिए ब्लू कलर नहीं आएगा। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, Fe+3 फेरोसाइनाइड आयन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अच्छा क्वेश्चन है जी, एडवांस का क्वेश्चन है जी, एडवांस का क्वेश्चन समझो, जी एडवांस का क्वेश्चन रफ कर दो। चलो अब मुझे एक चीज और बताओ, मुझे एक चीज बताओ, हो गया हमारा ये काम। अब हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ न्यूमेरिकल का, आप अच्छे से नोट करना, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है और सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा ये कब आया है? CBSE 2011 में आया है। और सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, solution prepared by dissolving, a solution prepared by dissolving 8.95 milligram of a gene fragment, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या जीन फ्रेगमेंट का मोलर मास आपको मालूम है? तो कॉमन सी बात है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा क्या? मोलर मास ही तो पूछेगा। अरे भैया जीन फ्रेगमेंट का मोलर मास कहां से मालूम करेंगे? तो समझ जाओ ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, प्रोटीन आ जाए, जीन फ्रेगमेंट आ जाए, तो इनके मोलर मासेस ही कैलकुलेट करने होंगे, बाकी सारी चीजें नोन होंगी। अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम ऑफ अ जीन फ्रेगमेंट इन 35 ml of water has an osmotic pressure of 0.335 torr. Calculate its molar mass, किसका मोलर मास? जीन फ्रेगमेंट का। कैलकुलेट इट्स मोलर मास। एक सॉल्यूशन है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं 8.95 मिलीग्राम ऑफ अ जीन फ्रेगमेंट इन 35 ml ऑफ वाटर हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.335। चलिए आंसर में आ जाए। अच्छा ये बताओ वेट कितना दे रखा है सॉल्यूट का? वेट कितना दे रखा है सॉल्यूट का, जल्दी बताओ। 8.95 मिलीग्राम, ग्राम में चेंज करो वेट को, ग्राम में लेते हैं।
मिलीग्राम को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम में आ जाएगा। वेट मिल गया। अच्छा बताओ वॉल्यूम कितना दे रखा है, 35 ml, लीटर में कन्वर्ट कर दो, 35 × 10⁻³ लीटर। ठीक है। प्रेशर को ATM में लेना पड़ता है, ATM में लेने के लिए क्या करना पड़ता है, टॉर्क को 760 से डिवाइड कर दो, ATM में आ जाएगा। प्रेशर को ATM में ले लिया, फॉर्मूला लगा देते हैं। आर की वैल्यू सभी बच्चों को मुझे मालूम है रहती है यार, 0. बच्चों इसमें ये एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ये सॉल्यूशन, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नोट कर लेना, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आर की वैल्यू बताओ 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। अच्छा ये हमारी मदद कैसे करता है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने में, याद आया कल मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, WB/RT/πV। ऐसे तो मदद करता है, ऐसे तो मदद करता है हमारा क्या कैलकुलेट करने में, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट करने में। बोलो हमें मोलर मास निकालना है ना सॉल्यूट का, फॉर्मूले में पुट कर दो, WB की जगह कितना पुट कर दो, 8.95 × 10⁻³ दिख रहा है। R की जगह कितना पुट कर दो, 0.0821। टेम्परेचर कितना केल्विन में, 298, हमने टेम्परेचर नहीं लिखा, 25 + 273, 298 केल्विन। तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू कितनी है, 0.335 डिवाइडेड बाय 760। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 35 × 10⁻³ इससे जो भी आएगा मोलर मास ग्राम पर मोल में। मैं बता दूं आंसर कितना आएगा, कैलकुलेशन ही तो डिफिकल्ट होती है, कैलकुलेशन ही तो डिफिकल्ट होती है। 1.417 × 10⁴ ग्राम पर मोल। सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1, बताओ क्या दिक्कत है। एक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम ऑफ अ जीन फ्रैगमेंट इन 35 ml ऑफ वाटर हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.335 torr at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट इट्स मोलर मास। इजी क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था जीन फ्रैगमेंट ये है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी मदद करता है इस तरीके से कैलकुलेट करने में। अरे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, बोलो ये करके बताऊं, नोट कर लिया पहला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2, जब भी मोलर मास निकालना होता है ये फॉर्मूला लगाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, calculate the osmotic pressure of 0.1 molar solution of urea at 300 Kelvin। 300 केल्विन पर आपको 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। आंसर बहुत ही सिंपल है, आपको C दे रखा है 0.1 मोलर, आपको टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, आपको R की वैल्यू मालूम है 0.0821। कैलकुलेशन करने में R की वैल्यू कितनी लेते हैं, जो कि ये नियरली इक्वल होती है 1/12 के। फॉर्मूला बताओ क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे पाई बराबर CRT, फॉर्मूला लगाओगे पाई बराबर CRT। पाई निकालना है, C की वैल्यू 0.1 है, R की वैल्यू 0.0821 है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.47 ATM आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है, 2 मार्क्स में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर लीजिए आप, फटाफट कर लो। 2 हो गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है सीबीएसई बोर्ड 2013 3 मार्क्स। क्वेश्चन 3 है एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका मोलर मास आपको मालूम है कितना होता है 180 ग्राम पर मोल है, प्रेजेंट पर लीटर in its solution has an osmotic pressure 4.98 बार। अगर हम 36 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 4.98 बार। if osmotic pressure of another glucose solution is 1.52 bar at same temperature, calculate concentration of other solution। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है शायद ये। 300 केल्विन पर अगर मैं 36 ग्राम ग्लूकोज को प्रेजेंट कर दूं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 4.98 बार, है ना, 4.98 बार होता है, ठीक है, सुना ध्यान से, 4.98 बार। और अगर मैं उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार कर दूं, तो बताओ कितना उसका कंसेंट्रेशन होगा। तो फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, पाई1 बराबर C1 RT। पाई1 कितना दे रखा है 4.98 बार, C1 कितना दे रखा है 36/180 मोल्स इनटू वॉल्यूम इन लीटर 1। अरे मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है ना, तो 36/180 इनटू 1, बोलो नहीं आ समझ। अरे मोल्स कितने होंगे 36/180, वॉल्यूम कितना है 1। अच्छा क्या होता है कंसंट्रेशन, अभी सिखाया था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 36/180 है ना, वॉल्यूम कितना है 1, इनटू R इनटू T। ये फर्स्ट सॉल्यूशन का हो गया। अच्छा दूसरा सॉल्यूशन का बताओ, सेकंड सॉल्यूशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेकंड सॉल्यूशन 1.52 पाई2 बराबर C2 RT, C2 निकालना है, दिस इज इक्वेशन। अब बताओ क्या करो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें, फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकंड। बताओ क्या कहानी आ जाएगी, यहाँ लिख दूं, तो ये आ जाएगा 4.98 डिवाइडेड बाय 1.52, 4.98 डिवाइडेड बाय 1.52 है ना, इज इक्वल्स टू 36/180 अपॉन C2। आप इसे सॉल्व कर लेना, C2 की वैल्यू निकाल लेना मोल पर लीटर। आप इसे सॉल्व कर लेना, C2 की वैल्यू निकाल लेना, आप इसे सॉल्व कर लेना, C2 की वैल्यू निकाल लेना। C2 की वैल्यू निकाल लेना, आप इसे सॉल्व कर लेना, C2 की वैल्यू निकाल लेना। बोलो निकाल लोगे ना C2 की वैल्यू। जल्दी नोट कर लो।
नोट कर लिया? चलो ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब जरा अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, 3% aqueous solution of glucose, 3% aqueous solution of glucose is isotonic with how much percent urea? थ्री परसेंट अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज का ले लूं और वो आइसोटोनिक होगा यूरिया के साथ, तो बताओ तो कितने परसेंट होगा? तो इसका मतलब ये है ना, पाई ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू पाई ऑफ यूरिया। दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे होते हैं, तो इसका मतलब है सी ऑफ ग्लूकोज इंटू आर इंटू टी बराबर सी ऑफ यूरिया इंटू आर इंटू टी। टी से आर कैंसिल, सी ग्लूकोज इज इक्वल्स टू सी यूरिया। पूरा फॉर्मूला बना रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट कर दोगे तो फिर कैसे होगा। सी ग्लूकोज का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम। और आपको मालूम है दोनों में आइसोटोनिक क्वेश्चन जब भी आता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है, और ये मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कैंसिल। मोल्स ऑफ ग्लूकोज की जगह वेट ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है 180, वेट ऑफ यूरिया, मोलर मास कितना होता है यूरिया का 60, वेट ग्लूकोज का कितना दे रखा है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है ये 3%। वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, 3 ग्राम ग्लूकोज, 3 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml। आइसोटोनिक के क्वेश्चन में वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया जाता है दोनों का, दोनों सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम सेम होता है, सेम कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 3 ग्राम ग्लूकोज 3/180 इज इक्वल्स टू वेट बाय यूरिया डिवाइडेड बाय 60। तो ये आंसर आ गया 1। तो कितने ग्राम यूरिया के साथ आइसोटोनिक होगा, 1 ग्राम यूरिया के साथ आइसोटोनिक होगा। तो इसको परसेंटेज में अगर मैं लिखूंगा तो 1% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया होगा, ये आंसर होगा। जितने ग्राम सॉल्यूट होता है उतना परसेंटेज होता है। कितने ग्राम सॉल्यूट है, 1 ग्राम तो 8 ग्राम होगा ना वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट सिखा रखा है। जब भी आइसोटोनिक के क्वेश्चन आएंगे, जब भी आइसोटोनिक के क्वेश्चन आएंगे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। WB1/MB1 is equals to WB2/MB2। ठीक है, चलो फटाफट जल्दी से नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज के टर्म का, और ये हमारा टॉपिक ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, इतना नहीं लगाऊंगा, इतना लंबा है ना, बार बार। आपको मालूम है आइसोटोनिक के क्वेश्चन कैसे किए जाते। नोट्स नहीं भेजते हो बच्चों आप लोग, नोट्स नहीं भेजते हो, बहुत गलत आदत है। अब 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ 2015 सीबीएसई बोर्ड। अब 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, केन शुगर जानते हो ना, सुक्रोज 342 ग्राम पर मोल है ना, इसका मोलर मास होता है, इज आइसोटोनिक with 0.877% solution of substance X। किसी सब्सटेंस X के साथ क्वेश्चन बताओ क्या पूछेगा, फाइंड मोलर मास ऑफ X। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड मोलर मास ऑफ X। नोट करो क्वेश्चन,
नोट करो बच्चों क्वेश्चन। नोट कर लो क्वेश्चन। अच्छा मैं ये कह सकता हूं यहां पाई ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू पाई ऑफ एक्स। इसका मतलब सी ऑफ केन शुगर, सारी कहानी बिल्कुल पहली जैसी है, सी ऑफ केन शुगर बराबर सी एक्स ऑफ आर टी, आर टी कैंसिल। इसका मतलब है मोल्स ऑफ केन शुगर इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ एक्स। मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ केन शुगर अपॉन मोलर मास 342, वेट ऑफ एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ एक्स। अरे वॉल्यूम सेम होता है, कैंसिल कर दिया। कितना वेट है? 5% का मतलब कितना होता है? 5 ग्राम। 5 ग्राम शुगर केन 5 डिवाइडेड बाय 342। W ऑफ x कितना दे रखा है? 0.877 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ x। यहां से मोलर मास आएगा x का लगभग 59.9 ग्राम पर। दिस इज ऑल अबाउट द क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस, है ना। एक चीज और आपको अच्छी तरह मालूम रहना चाहिए, रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन बोर्ड में 3 टाइम्स आया। रिवर्स ऑस्मोसिस डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में यूज किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर, जब आप बाहर से जो लगाने वाला प्रेशर है वो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तब कंडीशन होती है। सॉल्यूशन साइड पर, सॉल्यूशन साइड नहीं, हाई कंसंट्रेशन साइड बोल सकते हो, हाई कंसंट्रेशन साइड भी बोल सकते हो। उस साइड अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। किस लिए यूज होता है? डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, सॉल्ट वाटर से ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन करने में यूज होता है। इसी को तो घरों में आरओ कहते हैं, आरओ। ठीक है, तो ये हमारा बेटा आज का टॉपिक खत्म हो गया है। नोट कर लो अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों।